Hello students, today we are going to study another topic in the genetics series, that is microbial genetics. Microbial genetics means genetics of microbes. So basically हम ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में क्या क्या प्रोसेसेस हैं और उसमें हम जीन मैपिंग कैसे कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है. सो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जनरली आपके पास जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में डीएनए एज सच प्रेजेंट होता है विदाउट एनी आउटर मेम्ब्रेन. तो इस क्वाइल्ड फॉर्म को जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोम जो हाईली कंडेंस्ड या क्वाइल्ड फॉर्म में होता है और मोस्टली नेगेटिवली क्वाइल्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे, या आप कह सकते हो इट इज हाईली फोल्डेड और कंडेंस्ड. जो न्यूक्लियोइड है उसमें क्रोमोसोम्स की 2 to 3 कॉपीज प्रेजेंट हो सकती हैं. क्रोमोसोम्स की आप कह सकते हो तो ऐसे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को वो रिप्रेजेंट करता है. और मोस्टली क्रोमोसोमल जीन, 1000 ऑफ जीन्स होती हैं क्रोमोसोम में. बट इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल है ये तो क्रोमोसोमल उसका डीएनए हो गया जिसको हमने न्यूक्लियोइड टर्म दे दिया. इसके अलावा इसके पास समटाइम्स 0 to many हो सकता है प्लाज्मिड प्रेजेंट हो भी सकता है कि प्लाज्मिड की कई कॉपीज प्रेजेंट हो, प्लाज्मिड एब्सेंट भी हो सकता है. तो जो हम ये मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं डीएनए का, ये एक्स्ट्रा है. इसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो इसको एक और नाम दे सकते हैं, एपिसोम्स कह सकते हैं और प्लाज्मिड्स कह सकते हैं. और प्लाज्मिड्स का नंबर 0 to many डिपेंड करता है, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी कर सकता है. जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं इनके पास स्पेशल जीन्स होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस के हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन के लिए हो सकता है. डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे अलग अलग स्पीशीज में आपको डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड्स मिलेंगे. सो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जनरली बैक्टीरिया में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है. तो बैक्टीरिया में भी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 टाइप से हो सकता है. फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन. सो 3 प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे जो बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जिसके थ्रू होता है, और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ जीन्स होता है. कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. सो 3 प्रोसेसेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर हमारे पास प्रोसेस कॉन्जुगेशन चल रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या ट्रांसडक्शन, हम ये 2 फैक्टर्स के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं. 2 फैक्टर्स में हम बेसिकली ये लेंगे. फर्स्ट फैक्टर हम लेते हैं सेंसिटिविटी टू डीएनएज. सो अगर किसी मीडियम में ये प्रोसेस चल रहा है, आपके पास बैक्टीरिया है और ये प्रोसेस चल रहा है इनमें से कोई भी, तो हम डीएनए उसमें डाल के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो भी बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट है डीएनए के लिए उनकी सेंसिटिविटी क्या है. सो अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन में जो डीएनए होता है वो 2 सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो डीएनए वहां जाके काम नहीं कर सकता. इसका मतलब कॉन्जुगेशन में अगर कॉन्जुगेशन प्रोसेस चल रहा है तो हमें डीएनए के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं मिलेगा. अगर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो हमें सेंसिटिविटी मिलेगा, यस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में अपटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है जो बाहर से, फॉरेन डीएनए हम कहेंगे बाहर से लेगा, और बाहर जो डीएनए प्रेजेंट होगा दैट विल बी सेंसिटिव टू डीएनएस. देन ट्रांसडक्शन में भी वायरस पार्टिकल के अंदर होता है और बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो ये भी सेंसिटिविटी शो नहीं करेगा. तो एक फैक्टर चेक करने का, एक फैक्टर तो ये हो गया कि हम चेक करेंगे मीडियम में आपको डीएनए के लिए सेंसिटिविटी मिलता है या नहीं, और दूसरा कि अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए सेल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है या नहीं. सो अगर हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस लें तो उसके लिए सेल कॉन्टैक्ट जरूर रिक्वायर्ड होता है, उसके बिना कॉन्जुगेशन प्रोसेस नहीं हो सकता. पर ट्रांसफॉर्मेशन में बाहर से डीएनए लेना होता है तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है. और जो ट्रांसडक्शन है उसमें भी 2 बैक्टीरियल सेल का सेल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है. जो हम सेल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं वो हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं. कॉन्जुगेशन में 2 बैक्टीरिया का कांटेक्ट में आना जरूरी है. और अगर हम सेंसिटिविटी टू डीएनए देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो सेंसिटिव है. तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि जो भी प्रोसेस चल रही है पर्टिकुलर बैक्टीरिया में वो कौन सी है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन. Let's take first process, that is transformation. Recombination में हम first process ले रहे हैं transformation. First is what discovered in Diplococcus pneumoniae. ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था 1928 में ये किया गया था, और इसी से हमें पता चला था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है और वो जो ये बैक्टीरिया था वो बाहर फॉरेन एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उसको लेता था. सो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें तो आप सिंपली कह सकते हो इट इज द अपटेक ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. डीएनए वो अपटेक कर रहा है, डीएनए
इस टर्म में हम कह सकते हैं वो फॉरेन डीएनए कहा जा सकता है, या हम कहेंगे जो आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है डीएनए उसको लिया जा रहा है, या हम कहेंगे फ्रॉम एनवायरमेंट लिया जा रहा है। बाय द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, कोई एक बैक्टीरिया जो है वो डीएनए का अपटेक करेगा, और ये जो प्रोसेस होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है बिकॉज बैक्टीरिया यूजेस एनर्जी। सो एक्टिव अपटेक होता है डीएनए का बाय बैक्टीरिया, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो यूजुअली क्या होता है, मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली अगर हम देखें तो ये होता है कि जो डेड बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया डाई कर जाता है, उसकी वॉल ब्रेक कर जाती है और उसका डीएनए रिलीज हो जाता है। सो डेड बैक्टीरिया का डीएनए रिलीज होगा, वो एनवायरमेंट में आ जाएगा और उस डीएनए को कोई और बैक्टीरिया जो है वो अपटेक कर लेगा, कोई भी बैक्टीरिया जो अलाइव है। सो नेचुरली ऐसा होता है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉइल में और मेराइन एनवायरमेंट्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है जिसमें अपटेक होता है वो मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से सॉइल और मेराइन एनवायरमेंट्स में देखा गया है। अब जिस बैक्टीरिया ने अपटेक किया हम उसको रेसिपिएंट बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया या उस सेल को जो अपटेक कर सकता है उसको हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। इस एबिलिटी टू अपटेक डीएनए उसको हम कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं। जो सेल अपटेक कर सकता है उसे कॉम्पिटेंट सेल, और जो उसकी ये प्रॉपर्टी है उसे हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी। सो उसकी कितनी कॉम्पिटेंसी है या वो कितना कॉम्पिटेंट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक जो सेल की हम बात कर रहे हैं जो अपटेक कर रहा है उसकी ग्रोथ स्टेज कैसी है। लॉग फेज में है, एक्टिव है, तो जनरली कॉम्पिटेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और लॉग में भी लेट लॉग फेज देखा गया है वो बेस्ट माना जाता है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए, ऑब्वियसली डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा तो चांसेस अपटेक के बढ़ जाएंगे। और वो मीडियम जहां पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम कहेंगे जो ग्रोथ मीडियम है उसकी जो कॉम्पोजिशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सेल की कॉम्पिटेंसी डिटरमाइन करने के लिए। उस सेल का ग्रोथ स्टेज कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन डीएनए का कैसा है जिसका अपटेक करना है, और जिस ग्रोथ मीडियम में वो ग्रो कर रहा है वहां का कॉम्पोजिशन कैसा है। सो नेचुरली तो कॉम्पिटेंसी हर बैक्टीरिया शो नहीं कर सकता, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉम्पिटेंसी शो कर सकते हैं, और जनरली ये देखा गया ये एक्टिव प्रोसेस है। डीएनए जो है वो ऐसे ही पास नहीं कर जाता, मॉलिक्यूल्स के थ्रू उसका अपटेक किया जाता है। तो जो फैक्टर जो उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से डीएनए का अपटेक किया जा सकता है, जिस बैक्टीरिया के पास वो फैक्टर होगा वही बैक्टीरिया कॉम्पिटेंसी शो कर सकता है। तो नेचुरली वी कैन नॉट से कि ऑल बैक्टीरिया आर कॉम्पिटेंट, फ्यू बैक्टीरिया यू कैन से कॉम्पिटेंट, बट हम एक्सपेरिमेंटली कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने सुना है हम ई कोलाई सेल्स अगर हम देखें तो नेचुरली ई कोलाई सेल्स कॉम्पिटेंट नहीं होता है, बट आप ई कोलाई सेल्स से आगे कॉम्पिटेंट सेल्स बना सकते हो। कॉम्पिटेंट सेल्स में हम पर्टिकुलर ई कोलाई को लेट लॉग फेज तक ग्रो करते हैं। देन कैल्शियम क्लोराइड की एनवायरमेंट में हम एक एनवायरमेंट, क्योंकि हमने कहा कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम क्लोराइड अगर लिया जाए मीडियम में तो वो हमेशा अपटेक में हेल्प करता है। प्लस टेम्परेचर मेंटेन करना है हमें, लो टेम्परेचर। देन आप बहुत सारे मेथड से लाइक उसको हीट शॉक दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है, या कैल्शियम क्लोराइड केमिकल्स की हेल्प से किसी भी सेल का एक्सपेरिमेंटली कॉम्पिटेंसी हम चेंज कर सकते हैं। ई कोलाई उसका बेस्ट एग्जांपल है। So in transformation process, suppose this is the recipient bacteria. Recipient bacteria हम उसे कह रहे हैं that will uptake DNA, और suppose ये हम DNA represent कर रहे हैं जो foreign DNA है या environment में present है। So this is the bacterial DNA, chromosome हम chromosomal DNA हम represent कर रहे हैं। So जो DNA होता है foreign DNA, अगर suppose double stranded हम यहाँ show कर रहे हैं तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो एंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और एक स्ट्रैंड जो होता है वो उसका हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। सो दिस स्ट्रैंड विल बी हाइड्रोलाइज्ड। सिर्फ एक होगा जो एंटर करेगा सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो जैसे ही वो एंटर कर रहा है तो जनरली हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई सेल सरफेस एडहेशन प्रोटीन हम ले सकते हैं, या ऐसा प्रोटीन जो अपटेक करने में हेल्प कर रहा है जिसको हम बाइंडिंग प्रोटीन मान सकते हैं, एडिशन प्रोटीन मान सकते हैं, या कोई एंजाइम हो सकता है जो अपटेक में हेल्प कर रहा है। कोई भी ऐसा प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल जिसकी वजह से अपटेक एनहांस हो रहा है तो वो फैक्टर जो है वो अपटेक करने में हेल्प कर रहा है। तो कई बार ये जो प्रोटीन या एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं अपटेक में हम इनको कॉम्पिटेंट फैक्टर भी कह देते हैं,
क्योंकि बेसिकली यही कॉम्पिटेंसी बता रहा है, जिसमें ये फैक्टर होगा, ये प्रोटीन होगा, एंजाइम होगा, जिससे अपटेक हो जाएगा, उसी वही बैक्टीरियल सेल्स जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शो कर सकता है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं वो उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ा रहा है। सो दैट मीन्स दिस प्रोटीन और एंजाइम कैन एक्ट एज कॉम्पिटेंट फैक्टर, क्योंकि ये सेल अपटेक कर सकता है, दैट मीन्स इट्स ए कॉम्पिटेंट सेल। अब ये बैक्टीरियल सेल में जो एक डीएनए स्ट्रैंड एंटर कर जाता है, वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस शो करता है। सो अगर सपोज हम ये शो कर रहे हैं दिस बैक्टीरियल स्ट्रैंड एंटर्स, तो इसमें ऐसे जीन्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन में हम बेसिकली यहाँ मान रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा इसके साथ, जितना पोर्शन इसके साथ क्रॉसिंग ओवर कर लेता है वो इस डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और जो पर्टिकुलर पोर्शन क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाएगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाएगा, वो हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। सो अगर ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, अब हम ये शो कर रहे हैं कि इसमें एक स्ट्रैंड के जो भी बैक्टीरियल डीएनए फॉरेन डीएनए एंटर किया था उसका कुछ पोर्शन रिकॉम्बिनेशन करके उसमें एंटर कर गया, और जितना पोर्शन उसमें एंटर नहीं कर पाता है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, वो एंटर कर गया, और जो एंटर नहीं कर पाया वो हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, ये फॉरेन डीएनए हम शो कर रहे हैं जो एंटर कर गया था, और अब वो इस बैक्टीरियल डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गया। आगे जब ये सेल डिवाइड करेगा, जिसमें अब ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गया, हम कह सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, या हम इसको ट्रांसफॉर्मेंट कह देते हैं। दिस बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड सेल और ट्रांसफॉर्मेंट। अब जब डिवीजन होगा तो वो किसी एक सेल में ही आगे पास किया जाएगा फॉरेन डीएनए। एक सेल में तो आपके पास नॉर्मल कॉपीज, जैसे अब जो अंदर वाला स्ट्रैंड है वो आगे आपके पास सेम यही बनाएगा, लेकिन एक सेल ऐसा होगा जिसमें आपके पास ये ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए आगे फर्दर कैरी किया जाएगा इनटू नेक्स्ट जनरेशन। तो मतलब डिवीजन के पास देखा जाए तो 50% आपको ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मिलेंगे, और 50% जो होंगे वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होंगे। 50% नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड 50% ट्रांसफॉर्म्ड। सो ट्रांसफॉर्मेशन वही शो कर सकता है, एक तो जिसके पास कॉम्पिटेंट फैक्टर हो, मतलब कोई ऐसा प्रोटीन एंजाइम हो जो अपटेक में हेल्प करे, और दूसरा वो डीएनए फॉरेन डीएनए जो है वो उसके साथ रिकॉम्बिनेशन शो कर पाए, तभी हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मोस्टली 3 स्पीशीज हैं जिनके अंदर स्टडी किया गया है। डिप्लोकोकस लिमोनी है, इसमें तो हमें डिस्कवरी हुआ था इसका, और बैसिलस सबटिलिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 3 है जिसमें मोस्ट बेस्ट स्पीशीज हैं जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हर बैक्टीरिया शो नहीं कर सकता है। सो नेचुरली हम देखें अगर तो बेस्ट जो बैक्टीरिया हैं वो आपको ये मिलते हैं जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हो। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हमने अभी ड्रॉ किया उसको हम स्टेप्स में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हम क्या मानते हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू द रिसेप्टर साइट्स ऑन द सेल सरफेस। हमने कहा सेल सरफेस पे कोई पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो अपटेक में हेल्प करते हैं, तो सबसे पहले वो बाइंडिंग करेंगे डीएनए के साथ जो फॉरेन डीएनए है, डोनर डीएनए है, और रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है, मीन्स बाइंडिंग रिवर्स भी किया जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। एक बार बाइंडिंग हो जाता है देन इररिवर्सिबल अपटेक ऑफ डोनर डीएनए, मतलब एक बार जो अपटेक हो गया तो डीएनए फिर से बाहर नहीं जाएगा, वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। डोनर डीएनए हम उसे कह रहे हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से लिया जा रहा है, इररिवर्सिबल अपटेक हो जाता है। एक बार अपटेक हो गया तो अब ये जो डीएनए है वो डीएनए के लिए सेंसिटिव नहीं रहेगा, जब तक वो एनवायरनमेंट में है तब तक डीएनए के लिए सेंसिटिविटी आपको मिलेगी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। तो जब तक डोनर डीएनए एनवायरनमेंट में है हम कहेंगे वो डीएनए सेंसिटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए उसको ब्रेक डाउन कर देगा, लेकिन एक बार अपटेक हो गया तो हम कहेंगे अब डीएनए इनसेंसिटिविटी मिल जाएगा, क्योंकि अब अपटेक हो चुका है, मतलब वो सेल के अंदर जा चुका है। देन उसके बाद कन्वर्जन हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, क्योंकि जो डोनर डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था, आगे उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलिटिक डिग्रेडेशन हो गया या हाइड्रोलिसिस हो गया। एक्चुअल में ये जो हाइड्रोलिसिस है वो अपटेक के साथ साथ होता है या एक बार सारा मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है, ये अभी क्लियर नहीं है।
ये चीज अनसर्टन है कि जो हाइड्रोलाइसिस है वो अपटेक के साथ साथ, मतलब एक स्ट्रैंड अंदर एंटर करता जाता है और एक साथ साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है, या फिर दोनों स्ट्रैंड अंदर एंटर कर जाते हैं, एक स्ट्रैंड को रख लिया जाता है और एक ही हाइड्रोलाइसिस कर जाती है, वो भी क्लियर नहीं है। बट ये जरूर है कि जो भी डोनर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इंटीग्रेशन। एक बार वो अंदर एंटर कर गया तो उसके बाद वो इंटीग्रेट करेगा, उसको हम कोवलेंट इंसर्शन कहते हैं। पूरा का पूरा जो डीएनए डोनर डीएनए है वो एंटर कर सकता है या उसका कुछ पार्ट भी एंटर कर सकता है रेसिपिएंट के बैक्टीरियम में। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पे। कितना पोर्शन है डोनर डीएनए का जो रिकॉम्बिनेशन शो कर सकता है, कितनी सिमिलैरिटी है, उसके बेसिस पे इंसर्शन होगा। तो पूरा का पूरा सिमिलर है तो पूरा पार्ट उसमें इंटीग्रेट कर जाएगा, कुछ जीन सिमिलर है तो वो जीन्स उसमें इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन हो गया, अब जो डीएनए उसमें इंटीग्रेट कर गया वो आगे सेग्रीगेट करेगा, आगे अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा। जिस सेल में ये इंटीग्रेटेड डीएनए प्रेजेंट होगा डोनर डीएनए का, उसको हम रिकॉम्बिनेंट सेल कह सकते हैं या उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कह सकते हैं। हमने कहा था 50% ट्रांसफॉर्म मिलेंगे, 50% नॉन ट्रांसफॉर्म मिलेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट 3 स्टेप्स जिसमें बाइंडिंग है, अपटेक है और हाइड्रोलाइसिस है, ये 3 स्टेप्स जो होते हैं ये हमेशा डीएनए के लिए किए जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि उस डीएनए में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करने की कैपेबिलिटी है या नहीं, मतलब उसमें बैक्टीरियल रेसिपिएंट जो बैक्टीरियल सेल है उसके क्रोमोसोम के साथ रिकॉम्बिनेशन वो शो कर सकता है या नहीं कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो होंगे ही होंगे। पर जो इंसर्शन है वो स्पेसिफिक है फॉर होमोलोगस डीएनए। ये तभी पॉसिबल है जब डीएनए दोनों का होमोलोगस होगा, मतलब दोनों में ऐसे होंगे जिसमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स को आप कह सकते हो दे आर नॉन स्पेसिफिक, वो सभी डीएनए के लिए वैसे परफॉर्म किए जाएंगे। बट जो इंटीग्रेशन है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द होमोलोगस डीएनए, तभी हमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट तो तभी होगा जब अपटेक होगा और साथ में इंसर्शन हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल मिल रहा है। अब इन स्टेप्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जनरली इंटीग्रेशन करने के लिए भी एक मिनिमम साइज है, कम से कम 500 बेस पेयर लॉन्ग होना चाहिए डोनर डीएनए। इतना साइज तो होना ही चाहिए जो इंटीग्रेट कर पाए, इससे छोटा होगा तो इंटीग्रेशन रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस नहीं चल पाता है। तो मिनिमम साइज हमें पता चल गया 500 बेस पेयर होना चाहिए। और मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि डोनर डीएनए का साइज अप टू 20,000 बेस पेयर तक होता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन को जीन मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आप मैपिंग कर सकते हो कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है। बट हमारे जो मार्कर्स होने चाहिए वो क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अगर दूर दूर होगा तो वो अलग अलग सेल्स में चला जाएगा, तो आपको सीक्वेंस नहीं पता चलता है। जितना ज्यादा मार्कर्स हमारे क्लोजली रिलेटेड होंगे, चांसेस हैं कि वो उतने ही क्लोजली ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए में साथ साथ रहेंगे, तो आपको उनका सीक्वेंस पता चल जाता है। तो जनरली साइज जो होता है 20,000 बेस पेयर, और मिनिमम साइज इंटीग्रेशन के लिए हमें 500 बेस पेयर चाहिए। So let's study कि ट्रांसफॉर्मेशन को हम जीन मैपिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया है और रेसिपिएंट बैक्टीरिया में क्रोमोसोम में हमने ये जीन्स चूज कर लिए, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड सी नेगेटिव हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये ए और बी आपस में क्लोज प्रेजेंट हैं, ये सी नेगेटिव है। अब इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया में सपोज वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है और अपटेक करता है फॉरेन डीएनए का। किसी डोनर सेल ने, सपोज ये डेड सेल है, वॉल टूट गया और डीएनए आगे रिलीज हो गया। डीएनए के डिफरेंट जीन्स आपको मिल रहे हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, अलग अलग भी हो सकते हैं। और ए और बी नजदीक हैं तो चांसेस हैं आपको ए और बी का फ्रेगमेंट भी मिल सकता है। सी कंपैरेटिवली इनसे दूर है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में वो अपटेक करेगा डीएनए का, बट कौन से जीन का पर्टिकुलर अपटेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफॉर्मेंट मिलेगा। सपोज जो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस में हम शो कर रहे हैं कि उसने ए पॉजिटिव का अपटेक कर लिया, तो ए पॉजिटिव की ही आगे क्रॉसिंग ओवर करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो हमारे पास इसका मतलब यहाँ सिर्फ ए पॉजिटिव जा रहा है, तो आपके पास बी और सी नेगेटिव तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया का वैसा ही रहा। जो ए पॉजिटिव गया उसने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन किया, तो ए नेगेटिव था पहले रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, वो क्रॉसिंग ओवर करके चेंज हो गया और उसमें क्या इंटीग्रेट हो गया, ए पॉजिटिव। जिसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि इसने ए पॉजिटिव जीन एंटर कर गया, इंटीग्रेट हो गया। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन इसमें कौन सा जीन जो है वो इंटीग्रेट हुआ, ए पॉजिटिव। अब हो सकता है किसी सेल में बी पॉजिटिव का इंटीग्रेशन हो जाए,
तो आपके पास यहाँ जो A नेगेटिव था वो वैसे ही शो करेंगे, B नेगेटिव की जगह हम यहाँ क्या शो कर देंगे, B पॉजिटिव, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होने के बाद B पॉजिटिव आ गया। देन C नेगेटिव वैसा ही है। सपोज किसी सेल में C पॉजिटिव का इंटीग्रेशन हुआ तो A नेगेटिव वैसा रहेगा, B नेगेटिव भी वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, C पॉजिटिव का। तो आपके पास जो जो जीन्स हैं, यहाँ पे अपटेक फॉरेन डीएनए था, वैसे वैसा रिकॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल सकते हैं। अब क्योंकि हमने कहा था जो जीन्स क्लोज होते हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो एक साथ आगे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अपटेक एक साथ हो जाता है। तो सपोज हमने ए और बी साथ में शो किए हैं, तो ए एंड बी वाला फ्रेगमेंट जो है उसका भी अपटेक हो सकता है। तो सपोज ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हम शो कर रहे हैं, दोनों का अपटेक एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव चेंज हो गया और सी नेगेटिव वैसा ही है। क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट जीन्स एक साथ जा रहे हैं तो हम इसको को ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। जितना जीन्स आपस में नजदीक होंगे, डिस्टेंस जितना कम होगा, उतने चांसेस हैं कि फ्रेगमेंट में वो एक साथ आएंगे। जितने चांसेस हैं कि वो फ्रेगमेंट में एक साथ आएंगे, उतना ही चांसेस है कि आगे वो इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं रेट ऑफ को ट्रांसफॉर्मेशन। को ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स को मीन्स साथ में जाने का रेट जो है, ट्रांसफॉर्म साथ में होने का जो रेट है उसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ को ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना रेट बहुत ज्यादा होगा, या आप कह सकते हो जितना इनके बीच में लिंकेज ज्यादा होगा। लिंकेज मीन्स वो क्लोजली रिलेटेड है, साथ में प्रेजेंट है, जितना उनके बीच में लिंकेज ज्यादा है उतना रेट ज्यादा है। तो रेट ऑफ को ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। और यही हमारा बेसिस है कि हम मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी विद विच टू जेनेटिक मार्कर्स आर को ट्रांसफॉर्म्ड। सपोज ए और बी हमारे जेनेटिक मार्कर्स हैं, जितने चांसेस हैं उनके को ट्रांसफॉर्मेशन के, मीन साथ में जाने के, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो साथ में जाएंगे, को ट्रांसफॉर्म होंगे, दैट कैन बी यूज्ड एज एस्टिमेट ऑफ लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन देम। उतना ही ज्यादा उनके बीच में लिंकेज होने के चांसेस ज्यादा है। और जितना वो साथ साथ रहेंगे, हमें को मैपिंग करना भी उतना इजी होगा, क्योंकि वो लिंक्ड होंगे तो साथ साथ आपको नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेंट में मिलेंगे, तो इजीली हम उनकी मैपिंग कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेसिस। और ये याद रखना है कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना को ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे।